Hello friends, today we shall discuss the chapter from the diary of Anne Frank, and this is the fourth chapter of your English book First Flight. और इस चैप्टर में we shall discuss the story of a young girl whose age was only 13 years when she started to write the diary. Okay, तो बिफोर यू रीड में यहाँ पे पढ़ते हैं। एनालिसे मैरी एने फ्रैंक 112 जून फरवरी मार्च 1945 was a German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। ठीक है ना। मतलब इस डायरी में ये जो डायरी लिखी गई है ये एक एन फ्रैंक नाम की लड़की थी, ये डायरी उसने लिखी है। और इस डायरी में जो लिखा हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वार में जो जर्मन और नीदरलैंड के ऊपर जो भी अत्याचार किए गए थे, ठीक है ना, हिटलर के द्वारा, तो उस पूरी घटनाओं को इसमें डिटेल में बताया गया है। और ये डायरी 13 साल की बच्ची के द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। तो हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम after the Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands। ठीक है ना। ये डायरी उस वक्त की बात है जब उसका परिवार एम्स्टर्डम एक सिटी है वहाँ पे शिफ्ट हो गया था, ठीक है ना। कब हुआ था? जब नाजीज़ ने सत्ता हासिल कर ली थी और जर्मनी यानी जीव्स को परेशान करना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। तो व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड, और जब वो उनका जो अत्याचार था, उनका जो अतिक्रमण था, वो धीरे धीरे नीदरलैंड तक पहुंच गया था, तो उस टाइम की घटना है। एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, और जैसे ही जो अत्याचार था, ठीक है ना, जो अतिक्रमण था लोगों के साथ, वो बढ़ता जा रहा था जेविश लोगों के साथ के प्रति। द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। तो जब नाजीज़ ने बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था, सिर्फ जेविश लोगों को, 2 समुदाय थे, एक नाजीज़ और एक जेविश। तो जो नाजीज़ थे इन्होंने सत्ता को हासिल कर लिया था, और ये जो हिटलर था, नाजीज़ का जो सम्राट था वो कौन था? वो हिटलर था। वो जेविश के ऊपर क्या कर रहा था? जेविश जो वहाँ पे लोग थे उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार करता था, ठीक है ना। तो इन लोगों ने क्या किया, फिर ये लोग छिप के बैठ गए थे। ये जो पूरा परिवार था, एने जो फ्रैंक फैमिली थी, यानी ओटो फ्रैंक का एक ऑफिस था, और वहाँ पे एक पीछे की तरफ जो रूम थे, लाइब्रेरी के पीछे की तरफ, वहाँ पे छिप के बैठ गए थे, और इन्होंने लगभग 2 साल वहीं पे बिताए हैं, ठीक है ना। तो आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप्स वाज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एंड डाइड टू टीफस इन बर्जन। और हुआ क्या था कि 2 साल के बाद इनके जो पोल खुल गई थी, इनके कैंप का पता चल गया था नाजीज़ को, और उन्होंने वहाँ पे छापा मारा था, और फिर धीरे धीरे इनको कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया जाता था। कंसंट्रेशन कैंप क्या होते थे? जहाँ पे ले जा करके लोगों को एक सज़ा दी जाती थी, उनका खाना पीना बंद कर दिया जाता था। मतलब वो बंदा 3-4 महीने 6 महीने के बाद अपने आप ही मर जाया करता था, ठीक है ना। तो धीरे धीरे फिर एन फ्रैंक फैमिली को क्या किया था? एन फ्रैंक जो फैमिली थी उसको भी वहाँ पर ले जा करके कंसंट्रेशन कैंप के अंदर इनको प्रताड़ित किया जाता था, ठीक है। अब बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक, हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप। और जब कंसंट्रेशन कैंप में ले जा के इनको वहाँ पे इनकी हत्या कर दी गई, इनको मार दिया गया, तो उससे सिर्फ इनके पिता जो ओटो फ्रैंक थे वही बच पाए थे, नहीं तो उस जो कंसंट्रेशन कैंप में जो यातनाएं दी गई थी उसमें सब के सब लोग मारे गए थे परिवार के। रिटर्न टू द एम्स्टर्डम आफ्टर द वार एंडेड, और जो इनके पिता थे ये फिर एम्स्टर्डम लौट आए थे जब युद्ध खत्म हो गया था, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, ठीक है ना। और उन्होंने देखा जब वापस आए कि वहाँ पे जो उसकी डायरी थी एन फ्रैंक की वो बच गई थी, तो कन्विंस्ड दैट इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड। और उन्होंने जब उसको पढ़ा तो उन्हें लगा कि ये जो डायरी है ये तो एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है वर्ल्ड वार सेकेंड का, ठीक है ना। तो ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। तो उन्होंने क्या लिया? उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो इस डायरी को
एक यंग गर्ल की डायरी के नाम से इसको नाम देंगे, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, और इसको इंग्लिश में प्रिंट करवाएंगे। द डायरी वाज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 30th बर्थडे एंड chronicles the events of her life from 12th June 1942 until its finally entry of 1st August 1944। ठीक है ना। तो ये जो डायरी थी ये उसको गिफ्ट में दी गई थी, ये डायरी उसको गिफ्ट में दी गई थी एन फ्रैंक को, और इसमें जो पहली एंट्री लिखी गई है वो 12 जून 1942 को है, और जो लास्ट एंट्री है इसमें वो 1 अगस्त 1944 को है। ठीक है ना। यानी लगभग ये 2 साल 2 महीने तक इस डायरी में एंट्रीज लिखी गई थी एन फ्रैंक के द्वारा। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स। मतलब इसको धीरे धीरे क्या किया गया, डच भाषा से, क्योंकि जब ये लिखी गई थी एन फ्रैंक के द्वारा तो वहाँ पे डच लैंग्वेज में लिखी गई थी, और फिर धीरे धीरे इसको बहुत सारी भाषाओं में कन्वर्ट कर दिया गया था। वेट अ मिनट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राइटिंग इन ए डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। और एक डायरी में लिखना मुझ जैसे व्यक्ति के लिए, मुझ जैसी लड़की के लिए वास्तव में एक बहुत ही विचित्र प्रकार का अनुभव था। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि आज से पहले मैंने कभी कुछ लिखा नहीं था, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13 years old school girl। बल्कि वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि मुझे पता था कि मेरे जाने के बाद कोई इस डायरी में इंटरेस्ट लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि मैं एक ही बहुत छोटी उम्र की बच्ची थी, एक 13 साल की लड़की के द्वारा, जो स्कूल में पढ़ती हो बच्ची, उसके द्वारा लिखी गई डायरी में कौन इंटरेस्ट लेगा, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण था। एंड आई हैव एन एवर ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। इसलिए मुझे अपने आसपास की सभी चीज़ों को उस डायरी के अंदर डालना था। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट होम विथ माई चिन इन माई हैंड्स। एक बार क्या हुआ, मैं अपने घर में अकेली बैठी हुई थी, अपनी ठोड़ी के ऊपर अपने चिन को अपने हाथ के ऊपर अपनी ठोड़ी को रख करके, और सोच रही थी कि कलम के अंदर, पेपर के अंदर जो है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। ठीक है ना। अगर हम पेपर पे अपनी बात को लिख दें तो वो किसी को बताने से अच्छा होता है। तो बोर्ड एंड डिस्ट्रेस, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, मतलब मैं बोर्ड हो चुकी थी, शब्दहीन हो चुकी थी, और आश्चर्यचकित थी कि मैं क्या करूं, यहाँ से बाहर निकल जाऊं, यहीं पे ठहरी रहूं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज, और अंत में मैं वहीं रुकी रही जहाँ पे मैं थी। ब्रोडिंग यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, और इस बात को मानते हुए कि वाकई में पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टफ बैक द नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी। ठीक है ना। अनलेस आई शुड एवर फाइनल ए रियल फ्रेंड इट प्रोबेबली वुड नॉट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस। और वो सोचती है कि मेरे अंदर बहुत अकेलापन था, मैं योजनाएं बनाती रहती थी, लेकिन मुझे एक बहुत ही सच्चे मित्र की ज़रूरत थी। ठीक है ना। और अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड इट प्रोबेबली वुड नॉट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस। और जब तक मुझे मेरे जीवन में कोई एक सच्चा मित्र नहीं मिल जाता तो मेरे जीवन में जो ये बोरनेस है, जो मैं बोर रहती हूँ हर टाइम, तो इसमें कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है जब तक मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिल जाता। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस।
आई डो नॉट हैव अ फ्रेंड। और मैं अब दोबारा उस पॉइंट पे आती हूँ कि किस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरित किया एक डायरी रखने के लिए, और उसका सीधा सा एक कारण था कि मेरा कोई सच्चा मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे एक बार और स्पष्ट रूप से आपको बताने दो। सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, क्योंकि कोई भी यकीन नहीं करेगा, मैं आपको पूरा स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी यकीन नहीं करेगा कि एक 13 साल की बच्ची भी इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो सकती है। एंड आई एम नोट, और ना ही मैं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे बहुत प्यार करने वाले माता पिता हैं। एंड अ 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर, मेरी एक 16 साल की बड़ी बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और ऐसे 30 लोग हैं आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिनको मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरे पास एक परिवार है। लविंग आंट्स एंड ए गुड होम, मेरी प्यार करने वाली चाचियाँ हैं, मामियाँ हैं, मौसियाँ हैं, और एक बहुत प्यारा सा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम्स टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, मेरे पास सब कुछ है, बस मुझे एक बहुत सच्चे मित्र की आवश्यकता है, मुझे एक सच्चे मित्र की उम्मीद है, एक चाहत है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स। ठीक है ना। यहाँ पे एने कहती है एंड ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग ए गुड टाइम। मुझे पता है कि जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं कि वो बहुत अच्छा समय होता है, और ऐसा नहीं कि मैं उनको अपनी सारी बातें बताने वाली हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हम दोस्तों से ही कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ नहीं कर सकते। वी डू नॉट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, हम किसी के साथ इतने ज़्यादा क्लोज भी नहीं होना चाहते हैं। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, यही हमारी समस्या है। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट दैट वी डू नॉट कन्फाइड इन ईच अदर, और शायद मेरी भी समस्या यही हो कि मैं दूसरे पे विश्वास करना ना चाहती हूँ। इन एनी केस, कुछ भी हो, दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि वस्तुएं होती हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लिएबल टू चेंज, और दुर्भाग्यवश वो चीज़ें बदलने वाली नहीं है मेरे लिए। कभी भी मेरा मन ऐसा नहीं बदलेगा कि मैं अपनी मन की बातें अपने माता पिता को, अपनी बहन को बता दूँ। तो दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, यही कारण है कि मैं अपनी एक डायरी लिखना शुरू मैंने किया है। टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, ठीक है ना। और जिसकी एक ऐसे मित्र की प्रतीक्षा, जिसे मुझे बहुत लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा थी, जिसकी कल्पना मैं अपने मन में किया करती थी। आई डो नॉट वांट टू गो डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, मैं इस डायरी के अंदर ऐसे तथ्य को, ऐसे स्टेटमेंट को लिखना नहीं चाहती थी जो बहुत सारे लोग लिखा करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, बल्कि मैं इस डायरी को अपना मित्र बनाना चाहती हूँ। एंड आई एम गोइंग, और ऐसा मैं करने जा रही हूँ। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. ठीक है ना। Since no one would understand a word of my stories to Kitty, और चूँकि कोई व्यक्ति मतलब किटी के बारे में सुनना पसंद नहीं करेगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा अपने बारे में एक ब्रीफ स्केच, छोटा सा संक्षेप में अपने जीवन के बारे में बताना था। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, सिर्फ उतना जितना मैं बताना भी नहीं चाहती थी। इसलिए बताना चाहती हूँ कि जिससे कोई भी कहानी हम पढ़ते हैं, किसी भी नॉवेल को पढ़ेंगे, किसी भी स्टोरी को हम पढ़ते हैं, तो उसके राइटर के बारे में हम जरूर जानना चाहते हैं कि डायरी किससे लिखी है। तो यहाँ पे एनी फ्रैंक कहती है कि मैं सिर्फ इतना ही लिखूंगी अपने बारे में जिससे लोगों का इंटरेस्ट बने उस डायरी के प्रति, उससे ज़्यादा मैं अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं लिखूंगी। माई फादर, अब वो लिखती है, मेरे पिता, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, मेरे पिता बहुत ही प्यार करने वाले पिता जो आज तक मैंने दुनिया में देखे थे, उन सब में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले। डिड नॉट मैरी माई मदर अनटिल ही वाज 36, और उन्होंने मेरी माँ से 36 साल की उम्र में शादी की। शी वाज 25, मेरी माँ की उम्र उस वक्त 25 साल की थी। माई सिस्टर मार्गोट वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, मेरी बहन मार्गोट का जन्म
जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 1926 में हुआ था। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929 और मैं 12 जून 1929 को पैदा हुई थी। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4 और जब मैं 4 साल तक फ्रैंकफर्ट में ही रही। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933 और फिर क्या हुआ, मेरे पिता 1933 में हॉलैंड में इमिग्रेट हो गए थे, मतलब प्लान कर लिया था उन लोगों ने। माई मदर एडिथ होलेंडर फ्रैंक, मेरी माँ का नाम क्या था, एडिथ होलेंडर फ्रैंक, वेंट विद हिम टू हॉलैंड, वो भी उनके साथ हॉलैंड चली गई थी इन सितंबर के महीने में। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आचेन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, जबकि मुझे और मार्गोट को मेरी दादी माँ के पास रहने के लिए आचेन भेज दिया गया था। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गोट हॉलैंड में यानी जहाँ पे मेरे पिता और माँ रहते थे, पहले चले गए थे, वो वहाँ पे दिसंबर में गई थी। एंड आई फॉलोड इन फरवरी और मैं उसके पीछे पीछे फरवरी में चली गई थी, इसके 2 महीने के बाद। व्हेन आई वॉज प्लंक डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, और मुझे मार्गोट को एक बर्थडे प्रेजेंट के रूप में पटक के मार दिया गया था। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल और मैंने वहीं पे मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में शुरुआत की थी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6 और मैं वहाँ पे तब तक रही जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई। एट दिस टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म और मैंने वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में स्टार्ट किया। इन द 6th फ्रॉम माई टीचर वाज मिसिज कुप्रेस और 6th क्लास पे वहाँ पे मेरे जो टीचर थी वो मिसिज कुप्रेस थी। द हेड मिस्ट्रेस, वो स्कूल की प्रिंसिपल थी, मुख्य अध्यापिका थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, और साल के अंत में जब मैंने उस स्कूल से विदाई ली तो हम दोनों की आंखों में आंसू थे, मेरी मुख्य अध्यापिका की और मेरी। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल्ड इल और 1941 की गर्मियों की बात है, मेरी जो दादी माँ थी वो बीमार पड़ गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन और उनका एक ऑपरेशन होना था। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए उस साल जो मेरा बर्थडे हुआ वो बहुत ही सूक्ष्म रूप में हुआ, छोटा सा सेलिब्रेशन किया गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942 और जनवरी 1942 में मेरी दादी माँ की मृत्यु हो गई। नो वन नोज, कोई नहीं जानता है, हाउ ओफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, किसी को नहीं पता कि मैं अपनी दादी माँ से कितना प्यार करती हूँ और अभी भी वो मेरे दिल में है। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, और ये जो 1942 का जन्मदिन था ये सिर्फ दूसरों के दिखावे के लिए किया गया था। एंड ग्रैंडमास कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट, और ग्रैंडमा की मोमबत्ती भी, ग्रैंडमा की याद में भी एक मोमबत्ती मेरे जन्मदिन के साथ साथ जलाई गई थी। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और इस प्रकार से मैं 20 जून 1942 को धीरे धीरे चलती रही और 1900, अब मेरी डायरी कहाँ गई, 20 जून 1942 एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और अब यहाँ से एक मेरा सोलेमन डेडिकेशन, एकांत समर्पण मेरी डायरी को शुरू होता है। एकांत समर्पण यहाँ से मेरी डायरी को शुरू होता है। वो लिखना शुरू करती है, क्या बोलती है, बात करते हैं। बोलती है, डियरेस्ट किटी, प्यारी किटी, आवर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, मेरी जो पूरी क्लास के अंदर क्या हो रहा है, इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। द रीज़न ऑफ कोर्स इज द फोर्थकमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। पूरी क्लास में क्या है, क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, शोर शराबा है, फुसा फुसी है। क्यों है, आने वाली मीटिंग को लेकर के। उसमें टीचर्स को डिसाइड करना है कि कौन अगली क्लास में जाएगा और कौन पीछे वाली क्लास में रहेगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधी क्लास ने तो शर्तें ही लगा रखी हैं। जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्फ, जीएन और मैं, हम एक दूसरे पर हंस रहे हैं मूर्खतापूर्वक। एट द 2 बॉयज बिहाइंड अस, किन पे हंस रहे हैं, 2 लड़के जो हमारे पीछे बैठे हुए हैं। सीएन एंड जॉक्स, जिनका नाम है सीएन एंड जैक्स, हु हैव स्टैक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट,
ठीक है ना, और जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टियों की बचत, जो हमें छुट्टियों में पॉकेट मनी मिलता है ना, तो जिन दोनों बच्चों ने अपनी पूरी छुट्टियों की बचत शर्त में लगा दी। उन्होंने क्या किया होगा, कुछ पैसे बचाए होंगे और वो जो पैसे थे उस दिन बैठे बैठे पीछे शर्त पे लगा दिए। और एन फ्रैंक और उसका जो मित्र था जियन, वो आगे की सीट पे बैठे हुए थे, वो उनकी बातों को सुन रहे थे, तो उन पे जोर जोर से हंसते हैं। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक, इट इज़ यू आर गोइंग टू पास, नॉट आई एम। वो कहते हैं कि तुम ही हो जो सिर्फ पास होने जा रही हो। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं। यस यू आर, नहीं तुम होगे पास। नॉट आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं होऊंगा। इवन जीज प्लीडिंग ग्लैंसेस एंड माई एंग्री आउटबर्ड्स कैन नॉट काम दैम डाउन। और यहाँ तक कि जी का जो प्लीडिंग ग्लैंसेस था, मुस्कुराते हुए उनको देखना, घूरना, और मेरा क्रोध से उनके ऊपर फटना भी उनको शांत नहीं कर सका। दोनों के दोनों अपनी बातों में इतनी तरह से मशगूल थे। इफ़ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछो, देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। तो लगभग 1/4 क्लास तो ऐसी थी, हम सब इतने बेवकूफ़ थे, इतने बड़े मूर्ख थे कि हमारी क्लास में से लगभग 1/4 बच्चों को पीछे की क्लास में ही रखा जाना था। मतलब इतनी मूर्ख क्लास थी। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। लेकिन जो अध्यापक होते हैं वो इस पृथ्वी के ऊपर बहुत ही विचित्र प्रकार का प्राणी होता है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं अपने बारे में या अपनी सखियों के बारे में चिंतित नहीं थी। वी शैल मेक इट, हम तो पास हो ही जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इन मैथ्स। एक सिर्फ मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट था जिसके बारे में मुझे थोड़ा विश्वास नहीं था। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। और हम सब क्या कर सकते थे, सिर्फ एक ही चीज़ थी जो हम कर सकते थे, वो थी कि प्रतीक्षा। हम बैठ के प्रतीक्षा कर सकते थे रिजल्ट आने की। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। तब तक हमने एक दूसरे से बातें की, हमने एक दूसरे से कहा, अरे दिल मत तोड़ो, ठीक ही होगा। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। और मेरी सभी टीचर से अच्छी बनती थी। देर आर 9 ऑफ देम, वो कुल मिलाकर 9 टीचर थे। 7 men and 2 women, 7 लोग थे और 2 महिलाएं थी। मिस्टर किसिंग, द ओल्ड फोगी हु टीचेस मैथ्स, ये एक बहुत ही बूढ़ा कसूट था जो मैथ्स पढ़ा करता था और अपनी बातों पर अड़िग रहता था। यानी ओल्ड फोगी मतलब पुरानी बातों पर, पुराने विचारों का व्यक्ति था, पुरानी बातों पर विश्वास करता था। वाज annoyed with me for ages because I talked so much। और वो मेरे साथ उसकी बनती नहीं थी, वो थोड़ा मुझसे नाराज़ था। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातूनी थी, बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत सारी चेतावनियों के बाद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। उसने पहले मुझे बहुत सारी वार्निंग्स दी कि चुप बैठ जा करो क्लास में, बोला मत करो। लेकिन जब भी मैं नहीं मानी तो उसने फिर मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन करना शुरू कर दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, एक मेरे से एक ऐसे लिखवाया चैटर बॉक्स पे। चैटर बॉक्स कहते हैं बातूनी, जो ज़्यादा बोलने वाले होते हैं उनके ऊपर तुम्हें क्या लिखना है, एक ऐसे लिखना है। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। तुम इस बातूनी के बारे में क्या लिख सकते हो। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, उसके बारे में बाद में चिंता करूंगी। आई डिसाइडेड, मैंने सोचा। आई जोटेड डाउन द लिटिल टाइटल इन माई नोटबुक, और जो मैंने टाइटल मुझे दिया गया था लिखने के लिए, उसको मैंने अपने नोटबुक में लिख लिया। ट्रक्ड इट इन माई बैग, उसको अपने बैग में डाला। एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और अपने आप को चुप रखने की कोशिश की। दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जैसे ही मैंने अपना गृह कार्य खत्म किया, होमवर्क जो मिलता है डेली का, द नोट अबाउट द ऐसे कोट माई आई, उसके बाद मेरी जो नज़र थी उस ऐसे पे पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, और मैंने अपने फाउंटेन पेन की चिप को मुंह में लेते हुए मैं सोचता रहा कि मुझे कैसे लिखना है इस सब्जेक्ट के ऊपर। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसिस बिटवीन द वर्ड्स। अगर कोई और होता तो मतलब वर्ड्स के बीच में बहुत सारा गैप कर देता, लाइनिंग छोड़ देता, तो उस ऐसे को ख़त्म कर सकता था। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन जो विषय था वो इस प्रकार से था कि बात करने की आवश्यकता को साबित करना है कि बात करना क्यों जरूरी है। तो ये बात उस ऐसे में दिखानी थी, अपनी भावनाओं को इस प्रकार से प्रकट करना था। आई थॉट एंड थॉट
मैं सोचती रही और सोचती रही। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक से मेरे दिमाग में एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस, मैंने 3 पेज लिखे। मिस्टर किसिंग हैड असाइन मी, मिस्टर किसिंग ने मुझे जो असाइन किया था। एंड वाज सेटिस्फाइड, ठीक है ना, और मुझे लगा कि वो संतुष्ट होंगे इस बात पे, वो संतुष्ट हो गए। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, मैंने उस पर बहस की थी कि जो बात करना है वो एक स्टूडेंट का राइट्स होता है, अधिकार होता है, उसकी आदत होती है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और उसमें मैंने ये भी लिखा कि वो यानी मैं आगे से अपने आने वाले टाइम में इस पर नियंत्रण रखने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट पेज। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्यूर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर। लेकिन मैंने उसमें यह भी लिखा कि मैं ज़्यादा बातें इसलिए करती हूँ क्योंकि ये मेरी एक जन्मजात हैबिट है, जन्मजात हैबिट है, क्योंकि मेरी माँ भी बहुत बड़ी बातूनी है। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच एज यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, और मैं तो क्या, आप भी जो जन्मजात या पीछे हमारे अनुवांशिक आदतें होती हैं जो हमारे परिवार में होती हैं, उनको छुड़ाने में कुछ ज़्यादा आप भी मेरी मदद नहीं कर सकते। मिस्टर कैसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स, और जैसे ही मैंने आर्गूमेंट्स की जो बोला तो मिस्टर कैसिंग को मेरी बातों पे हंसी आ गई जब मैंने बोला कि मेरी माँ भी बहुत बड़ी बातूनी है, इसलिए मैं बातें करती हूँ। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जैसे ही मैंने अगले अध्याय में अपनी बात को समझाने का कोशिश की, ही असाइंड मी ए सेकंड ऐसे, तो उन्होंने दोबारा से फिर मुझे सेकंड ऐसे लिखने के लिए बोल दिया। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकोरिगेबल चैटर बॉक्स, और इस बार जो दिया गया मुझे वो बहुत ही क्या दिया गया, एक ऐसे चैटर बॉक्स के बारे में लिखना है, एक ऐसे बातूनी के बारे में लिखना है वहाँ पे जो बहुत ही बड़ा बातूनी था। मतलब एक तो बातूनी होता है, एक उससे भी बड़ा बातूनी होता है। आई हैंडेड इट इन, मैंने उसको अपने हाथ में रखा। एंड मिस्टर कैसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेंट अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, लेकिन उसके बाद मिस्टर कैसिंग को 2 चैप्टर तक अगले कोई शिकायत मुझसे नहीं हुई। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली हैड एनफ, और तीसरे चैप्टर में उन्हें मुझे बहुत कुछ कहना पड़ा। एन फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे इंटाइटल्ड, और उन्होंने मुझे क्या कहा कि एन फ्रैंक, क्योंकि तुम क्लास के अंदर पढ़ाई के वक्त बहुत सारी बातें कर रही थी, डिस्टर्ब कर रही थी क्लास को, इसलिए तुम्हें एक दोबारा से दंड के रूप में एक ऐसे लिखना होगा, और वो टॉपिक होगा क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। और मिस्टर चैटरबॉक्स ने कहा क्या लिखना है, क्वैक 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 के बारे में लिखना है। द क्लास रोयड, पूरी की पूरी क्लास दहाड़ने लगी खुशी के मारे। आई हैड टू लाफ टू, मेरी भी हंसी छूट गई। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स, और अब मैं अपनी चैटरबॉक्स टॉपिक के ऊपर कल्पनाएं मेरी बिल्कुल अंदर ख़त्म हो चुकी थी। मेरे पास कोई ऐसी सोच नहीं बची थी कि मैं चैटरबॉक्स टॉपिक के ऊपर लिख दूँ। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, और अब नई चीज़ों के साथ एक टाइम आया, समथिंग ओरिजिनल, कि कुछ विचित्र लिखना है और ओरिजिनल लिखना है। माई फ्रेंड सैनी, मेरा मित्र था सैनी, हु इज़ अ गुड एट पोइट्री, हु वॉज गुड एट पोइट्री, उसकी पोइट्री यानी कविताएँ बहुत अच्छी थी। ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, तो उसने क्या किया, उसने मेरी मदद की कि उस ऐसे को लिखने में, मतलब शुरू से लेकर आखिर तक उसने उस ऐसे को मेरे से एक कविता के रूप में लिखवाया। एंड आई जंप्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर कैसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, और मिस्टर कैसिंग जो हैं मुझ पे कोशिश कर रहे थे कि जो उन्होंने एक भद्दा सा टॉपिक मुझे दिया था लिखने के लिए, तो वो भी मेरे ऊपर तंज कसने वाले थे। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, लेकिन मैं उनके ऊपर ही एक जोक बना के रहूँगी। मैं ऐसा लिखूँगी कि ये जोक उनके लिए ही बन जाएगा, वो क्या मेरी मजाक बनवाना चाहते हैं। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम ख़त्म की। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और ये बहुत खूबसूरत थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, ये एक बत्तख डक और एक फादर स्वैन के बारे में थी। विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वर beaten to death by the father because they quacked too much.
ठीक है ना। उसमें क्या लिखा हुआ था, एक बत्तख थी, माँ बत्तख थी और एक फादर स्वैन थे। और उसमें क्या किया, जो फादर स्वैन थे उन्होंने अपने जो बच्चे थे उनको मौत के घाट उतार दिया। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा वो क्वैक क्वैक करते थे हर टाइम। लकीली, सौभाग्यवश, मिस्टर कैसिंग टुक द जोक द राइट वे। सौभाग्यवश मिस्टर कैसिंग ने उस जोक को सही तरीके से लिया। ही रेड, नेक्स्ट पेज, ही रेड द पोएम टू द क्लास। उन्होंने पूरी पोएम जो थी वो क्लास को पढ़ाकर सुनाई। एडिंग हिज ओवन कमेंट्स, उसमें कुछ अपने कमेंट्स भी ऐड किए। मतलब जैसे टीचर कोई, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको चैप्टर, तो इसमें मैं कुछ अपनी तरफ से भी कुछ बातें बताता हूँ, समझाता हूँ आपको। तो ऐसे ही जब उन्होंने वो पोएम पढ़ी तो उसमें कुछ अपनी तरफ से भी कमेंट्स उन्होंने उसमें ऐड किए। किसने? टीचर ने। एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और उन्हें वो पोएम जो है हमारी क्लास के साथ साथ दूसरी क्लासों को भी सुनवाई। Since then I have been allowed to talk and have not been assigned any extra homework. और उस दिन से आज तक मुझे क्लास में बातें करने से कभी नहीं रोका गया और ना ज़्यादा बातें करने के दंड के रूप में मुझे कभी कोई होमवर्क दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसी के साथ साथ मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। मिस्टर किसिंग, मैंने ये भी देखा है कि ना तो उन्होंने मुझे दंड दिया, ना मुझे बातें करने से रोका गया, और मैंने ये भी देखा कि मिस्टर किसिंग भी उस दिन के बाद लोगों से जोक्स करते फिरते हैं, मजाक की बातें करते फिरते हैं। योवर्स एनी, और यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा? योवर्स एनी। ये इसमें लिखा हुआ इन्होंने एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल विद स्लाइट एडेप्टेशन। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट कहते हैं किसी भी जो ग्रंथ होते हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा। तो उस डायरी में से ये लिखा गया है, कुछ छोटी छोटी यानी शॉर्ट समरी है एक तरह से उसकी, ठीक है ना। कौन सी डायरी की? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और इसकी राइटर कौन है? एने फ्रैंक, ठीक है ना। तो ये चैप्टर था, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है ये आज से 2 साल पहले, यानी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेटिव का जो बुक आती है वहाँ पे नॉवेल के रूप में चैप्टर आता था पहले, और उसमें डिटेल्स में इसकी पूरी स्टोरी दी गई थी। तो इसकी आप मूवी भी देख सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है ना, फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। आप मूवी देखेंगे तो आपको पूरा एक पिक्चर के रूप में पूरा नॉवेल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस चैप्टर, you can send me the questions to the comment box. I will try my best to deliver you the answer. Okay, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव अ गुड डे।